आज हम आपको एक अधूरी पहेली के बारे में बताएंगे। एक ऐसी पहेली जिसकी वजह से 175 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, मुंबई का दिल कांप उठा और पूरी दुनिया ने देखा टेररिज्म का नंगा नाच। State is set to holler. After 4 hours of and 9 blasts have लगभग 16 साल बाद 26/11 के गुनहगारों को इंसाफ के कटघरे में लाने की राह एक बार फिर खुलती नजर आ रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तहव्वुर राना कि इंडिया को एक्सट्रेडिक्शन यानी कि उसका कानूनी रूप से इंडिया को सौंपना एक क्रिटिकल स्टेप है जस्टिस की तरफ। राना जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था लेकिन कैनेडियन नागरिक है, 2008 मुंबई अटैक्स के सबसे बड़े साजिशकारों में से एक माना जाता है। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में उसे अमेरिका से भारत लाया गया, जहां थर्सडे शाम को उसकी दिल्ली में लैंडिंग हुई। अब वो भारत की मिट्टी पर है, जहां उसे उन्हीं खूनी राजों का हिसाब देना होगा जिनके पीछे वो छुपा बैठा था। ये एक्सट्रेडिशन सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं बल्कि उन 175 मासूमों के लिए एक उम्मीद है जो 26/11 की उस डरावनी रात के बाद कभी घर नहीं लौट पाए। 26 नवंबर 2008 की रात, गोलियों की बारिश, धमाकों की गूंज और लोगों की चीखें, 175 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात बाद में सामने आई। एक इंटरसेप्टेड कॉल में राणा ने हेडली से कहा कि इंडियंस डिजर्व्ड इट, और तो और उसने 9 टेररिस्ट को सैल्यूट किया जो ऑपरेशन में मारे गए, ये कहकर कि उन्हें निशाने हैदर दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड। सोचो कि सोच से भरा हुआ था ये आदमी, सिर्फ प्लानिंग नहीं टेररिज्म का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी करता था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये अटैक रोका जा सकता था? जवाब है हाँ। अगर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज उस वक्त मिल रहे क्लूज, वार्निंग्स और इनपुट्स को जोड़ लेती तो हो सकता था 26/11 सिर्फ एक प्लान बनकर रह जाता। लेकिन ये पहेली सुलझी नहीं और उसकी कीमत पूरे देश ने चुकाई। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसके हर टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, बस उन्हें जोड़ने की देर थी। इस अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड्स थे, उनकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। हमने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। ज़रार शाह। 3 महीने पहले जब मुंबई अपनी रोशनियों में डूबा हुआ था, लंदन के एक कोने में कुछ और ही चल रहा था। ब्रिटेन की जनरल कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का हिस्सा है, एक 30 साल के पाकिस्तान बेस्ड कंप्यूटर इंजीनियर ज़रार शाह की डिजिटल एक्टिविटीज को सीक्रेटली ट्रैक कर रहा था। ज़रार शाह, जो एक लश्कर-ए-तैयबा का टेक्नोलॉजी चीफ था, अपने लैपटॉप पर कुछ ऐसा काम कर रहा था जो किसी नॉर्मल आदमी से मैच नहीं करते। जनरल कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स ने उसके वेब सर्चेस और ईमेल्स पर नजर बनाए रखी थी। उन्होंने देखा कि शाह गूगल अर्थ पर बार बार मुंबई के स्पेसिफिक लोकेशन जूम कर रहा था। एक जूइश हॉस्टल और 2 लग्जरी होटल्स पर उसकी नजर सबसे ज्यादा थी। उसने अपनी लोकेशंस छुपाने के लिए एक इंटरनेट फोन सिस्टम सेटअप किया, जिससे उसके कॉल्स न्यू जर्सी के थ्रू रूट हो रहे थे ताकि असली जगह का पता ना चले। ब्रिटिश स्पाई एजेंसी के पास शाह के कम्युनिकेशंस का बड़ा डेटा डंप था। हर ईमेल, हर कॉल, हर क्लिक ट्रैक हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस पजल को सुलझा नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए कि शाह किस बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था, और सब कुछ उनके सामने होते हुए भी उन्होंने डेटा को गहराई से एनालाइज करने का डिसीजन नहीं लिया। और इसी छोटी सी चूक ने अगले कुछ हफ्तों में मुंबई को लहूलुहान कर दिया। चैप्टर 2, डेविड कोलेमैन हेडली या दाऊद गिलानी। ज़रार शाह प्लानिंग कर रहा था और दूसरी तरफ एक और प्लेयर मुंबई के लिए ग्राउंड रेडी कर रहा था, डेविड कोलेमैन, जिसका असल नाम था दाऊद गिलानी। एक पाकिस्तानी अमेरिकन जो दिखने में बिजनेसमैन था लेकिन असल में था एक डबल एजेंट। लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते हुए यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी इंफॉर्मेंट बन गया था। लेकिन आयरनी ये थी कि हेडली के सबसे बड़े राज का पता किसी स्पाई ने नहीं लगाया, बल्कि उसकी वाइफ ने दिया था। 26/11 से कुछ महीने पहले उसकी अनहैप्पी वाइफ ने अमेरिकन ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया था कि हेडली पाकिस्तान का एक डेंजरस टेररिस्ट है जो मुंबई में कुछ मिस्टीरियस मिशन कर रहा है। लेकिन यूएस एजेंसीज ने उसकी वाइफ की बात को लाइटली ले लिया, और उस चूक की वजह से हेडली ने वो सब कुछ कर लिया जिसका खौफनाक नतीजा 26/11 बन गया। 2006 से 2008 के बीच हेडली ने मुंबई के 5 सर्विलेंस मिशन किए। वो ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, नारिमान हाउस और कई जगहों पर गया। उनकी रेकी की हर
एंगल से, हर रूट से हर ब्लाइंड स्पॉट समझा। वो अपनी वाइफ के साथ कोडेड लैंग्वेज में ईमेल्स एक्सचेंज करता था जिसमें अटैक्स का जिक्र होता था, पर किसी को समझ नहीं आया। यही सबसे बड़ा सवाल है। 2001 से 2008 तक FBI ने कम से कम 4 बार हेडली के एक्सट्रीमिस्ट लिंक्स पर इंक्वायरी की थी, लेकिन हर बार या तो इंफॉर्मेशन अधूरा था या फिर उससे ओवरलुक कर दिया गया। हेडली ने अपने लश्कर और ISI हैंडलर्स के साथ हाईली सस्पिशियस ईमेल्स एक्सचेंज किए, अटैक से पहले भी और अटैक्स के बाद में भी। NSA ने कुछ ईमेल्स कलेक्ट किए, लेकिन उनका असली मतलब समझ नहीं पाए। CIA ने 2 बार अटैक से कनेक्टेड कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किए, एक बार सितंबर 2008 में और दूसरी बार 18 नवंबर को, अटैक से सिर्फ 8 दिन पहले। उस दिन CIA ने लश्कर की बोर्ड और POK में उनके हेडक्वार्टर्स के बीच हो रहा कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया। उन्होंने तुरंत एक अलर्ट रॉ को पास किया, एक अटैक की पॉसिबिलिटी के बारे में, लेकिन अब वक्त निकल चुका था। अब बात करते हैं चैप्टर 3, तहव्वुर हुसैन राना। डेविड हेडली अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका कॉलेज फ्रेंड तहव्वुर हुसैन राना, एक पाकिस्तानी फॉर्मर मिलिट्री डॉक्टर जो कुछ टाइम बाद कनाडा शिफ्ट हो गया और वहां का सिटीजन बन गया। ऊपर से देखो तो राना एक बिजनेसमैन था, इमिग्रेशन सर्विसेज चला रहा था, पर अंदर ही अंदर वो भी हेडली के टेरर नेटवर्क का हिस्सा था। दोस्ती के नाम पर जो भरोसा था उसी का फायदा उठाया गया। हेडली जब मुंबई में रेकी कर रहा था तो राना ने उसके लिए स्टेट सेट किया। उसने मुंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खोला जो सिर्फ दिखावा था। असल में वो ऑफिस हेडली के लिए कवर और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, यानी हेडली ओपन घूम रहा था, लोकेशंस की रेकी कर रहा था और सब कुछ राना के नेटवर्क के थ्रू स्मूथ चल रहा था। राना ने न सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया बल्कि हेडली की आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट किया। दोनों के बीच कई कन्वर्सेशंस हुए जिनमें हेडली ने ओपनली अटैक्स का जिक्र किया और राना ने इंडियंस डिजर्व्ड इट कहकर लश्कर-ए-तैयबा अटैकर्स को प्रेज किया। और आज 16 साल बाद वही तहव्वुर राना इंडिया की जेल में है, एक दोस्ती जिसका अंजाम 175 लोगों की मौत बना। एक तरफ US इंटेलिजेंस था, दूसरी तरफ ब्रिटिश एजेंसी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स और तीसरी तरफ इंडिया की अपनी एजेंसी रॉ। अटैक से 10 महीने पहले रॉ के पास भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल हो रहा था लश्कर-ए-तैयबा को ट्रैक करने के लिए। पर जैसे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर और CIA ने पूरी तस्वीर नहीं समझी, वैसे ही रॉ भी उस वक्त कंप्लीट पिक्चर को नहीं जोड़ पाया। पूरा गेम प्लान बन रहा था। एक ही आदमी, ज़राज शाह। ट्रेनिंग के दौरान शाह ने गूगल अर्थ का यूज करके 10 अटैकर्स को मुंबई का ब्लूप्रिंट समझाया। जूइश हॉस्टल, ताज, ओबरॉय, हर एक जगह की डिटेल्स वर्चुअल टूर की तरह दिखाई गई थी। हेराई 24 नवंबर 2008। अटैक से सिर्फ 2 दिन पहले शाह कराची सबर्ब्स में एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रूम सेट कर चुका था और उसमें मदद की थी एक और इंडियन टेररिस्ट अबू जुंदल ने। 25 नवंबर, सिर्फ एक दिन बाकी था। जुंदल ने अटैक से पहले एक टेस्ट रन किया। VoIP सॉफ्टवेयर टेस्ट किया गया 4 लैपटॉप्स पर, हर एक लैपटॉप एक छोटी टेबल पर, और सब कुछ सेट किया गया था टीवी स्क्रीन के सामने जहां से वो इंडिया की लाइव कवरेज देख रहे थे। शाह, जुंदल, साजिद मीर, लखवी सब वेट कर रहे थे कि कब ये सिलसिला शुरू हो। और 26 नवंबर रात को आग लगी। ज़राज शाह कंट्रोल रूम से हर एक मूव मॉनिटर कर रहा था। अटैकर्स को डायरेक्शन दी जा रही थी, किस फ्लोर पर जाना है, किस कमरे में लोग छुपे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, कंट्रोल रूम में चल रहा था NDTV का लाइव न्यूज कवरेज। जर्नलिस्ट बरखा दत्त वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट दे रही थी और वही इनपुट्स टेररिस्ट को डायरेक्शन देने के लिए यूज किए जा रहे थे। पर आज तक बरखा दत्त के रोल पर कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, ये सवाल कभी खुला नहीं। अब बात करते हैं अनसॉल्व पजल की। तो US एजेंसीज को पता था कि एक सस्पिशियस आदमी बार बार मुंबई जा रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता था क्यों। ब्रिटिश एजेंसीज को ये क्लू मिला था कि एक शख्स मुंबई का वर्चुअल सर्विलेंस कर रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता था किस वजह से। इंडियन एजेंसीज जानती थी कि लश्कर-ए-तैयबा इंडिया पर एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, पर उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहां। हर एजेंसी के पास एक एक टुकड़ा था। US के पास कौन था, UK के पास क्या था, इंडिया के पास कब था, लेकिन किसी के पास कहां और कैसे नहीं था। अगर ये सब मिल जाता तो शायद इंडिया का सबसे बड़ा दर्द एक प्लान ही बनकर रह जाता। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।